नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों अभी जस्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है और उसके क्या उद्देश्य है। तो पिछले वीडियो में जहाँ कि हमने देखा था कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसके अर्थ को हमने समझा, कुछ परिभाषाएं देखी। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में और उसकी आवश्यकता के बारे में। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि जिसमें समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में हमने चर्चा की है, समावेशी शिक्षा के बारे में हमने समझा है, समावेशी शिक्षा की परिभाषा की, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आई बटन में लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर देता हूँ। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप मेरे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की, तो सबसे प्रमुख बात जो हमको यहाँ पे ध्यान रखने की है कि समावेशी शिक्षा, यहाँ पे ध्यान रखिए, शिक्षा के अधिकार को उपलब्ध कराने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रयास है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को, चाहे वह मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर संवेगात्मक रूप से कमज़ोर, संवेग का मतलब होता है दोस्तों भावनात्मक रूप से, तो संवेगात्मक रूप से कमज़ोर हो, उन्हें समाज व सामान्य बच्चों के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना व बच्चे के अधिकार को सम्मान करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। मतलब कि समावेशी शिक्षा सबसे पहले तो इस बात के ऊपर पूरा जोर देती है कि शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा ग्रहण करना हर एक बच्चे का मूलभूत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा में जो है संवैधानिक अधिकार को उपलब्ध कराने की जो बात है शिक्षा के अधिकार की, समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हर एक बच्चे को शिक्षा के सभी अवसर मिल पाएँ, बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाए और साथ ही साथ उसका सर्वांगीण विकास हो पाए, उसे वो सारी सुविधाएं मिल पाए। मतलब कि एक शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, या फिर आप बोल सकते हैं विशिष्ट बच्चे, उसमें आप मेधावी बच्चों की बात कर सकते हैं, मंद गति से सुनने वाले बच्चों की बात कर सकते हैं, मंद गति से सीखने वाले बच्चों की बात कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों की बात कर सकते हैं, आप जो है किशोर अपराधियों की बात कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक प्रकार का बच्चा जो सामान्य बच्चे से अलग है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास होता है, उनको उनकी शिक्षा का अधिकार दिलाने का जो प्रयास होता है, यही एक प्रमुख उद्देश्य है आपके शिक्षा के अधिकार का। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए यह एक सकारात्मक प्रयास है। तो समावेशी शिक्षा जो बच्चों की शिक्षा का अधिकार है, उसे उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ सभी बच्चों को, चाहे वह मानसिक, सामाजिक, शारीरिक या संवेगात्मक रूप से कमजोर ही क्यों ना हो, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ साथ एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में और एक ही प्रकार के शिक्षक के द्वारा, एक ही शिक्षक के द्वारा, एक ही प्रकार की शिक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था, ताकि बच्चे के जो मूल अधिकार है उसका सम्मान किया जा सके, बच्चे के जो मूल अधिकार है उसको बच्चे को उपलब्ध कराया जा सके। शारीरिक व मानसिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को उनके बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों के अवगत कराना एवं उनका समाधान भी उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब कि समावेशी शिक्षा में यह भी इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो बच्चे विशिष्ट हैं उनकी क्या आवश्यकताएं, उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें किन तरह की समस्याओं को या किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दिन प्रतिदिन के जीवन में, शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया में, स्कूल में, कॉलेज में, खेल के मैदान में। इन सारी चीज़ों को समझना, उनका डेटाबेस बनाना और उनके माता पिता के साथ में धैर्यपूर्वक समझाना, ताकि वो अपने बच्चों को विशेष प्रकार से सहायता कर सके, एक महत्वपूर्ण रूप से मदद दे सके, ताकि बच्चा उनका भी जो है विकसित हो सके सामान्य बच्चों की तरह। तो माता पिता को भी बच्चों की विभिन्न परेशानी के बारे में जब पता नहीं होता है, तो वो ठीक से बच्चों के साथ में प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, उनकी मदद नहीं कर पाते। तो माता पिता को भी बच्चों की होने वाली समस्याओं से जब ठीक से परिचित कराया जाता है, तो बच्चों की ठीक से देखभाल कर पाते हैं माता पिता। शारीरिक रूप से विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। अब किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में शारीरिक या मानसिक रूप से कितनी बोल सकते हैं विकलांगता है, कितना पिछड़ापन है, इस बात का आकलन करना और उस आकलन के बाद उसको उसी प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो शैक्षिक सुविधाएं हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो,
इस बात को उपलब्ध कराना या उसके संबंध में परामर्श देना भी समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शारीरिक दोष का आकलन करना, देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि शारीरिक दोष का आकलन करना, सारे अक्षमता की स्थिति से के बढ़ने से पूर्व उसे रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करना तथा बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों का प्रशिक्षण लेना और देना भी जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही है। अर्थात कि देखिए दिन प्रतिदिन जो है शिक्षा के क्षेत्र में आईटी हो गया, आईसीटी हो गया, इसका उपयोग बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे कि अब विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे, चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हों, चाहे मानसिक रूप से मंद बच्चा हो, चाहे संवेगात्मक रूप से उत्तेजित बच्चा हो, किसी भी प्रकार का अगर विशिष्ट बच्चा है, एक्सेप्शनल बच्चा है, उनकी जो विविध आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, जो उनका अलग अलग तरीका होता है सीखने को, हम उन तरीकों के अनुसार बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। यानी कि अब बच्चा अपनी गति से चीज़ों को सीख सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है क्लासरूम में, किस तरह से टीचर इस चीज़ को कर सकते हैं, इसकी विशेष ट्रेनिंग टीचरों को देना, माता पिता को देना और बच्चों को भी ऐसी विशिष्ट सुविधाओं के साथ जो है प्रशिक्षण देना ही समावेशी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन किया जाना। पुनर्वासन का मतलब कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, मानसिक रूप से विकलांग या विशिष्ट बच्चे हैं, उनको किस तरह से हम जो है ट्रेंड कर सकते हैं, किस तरह से उनको जीवन में आने वाली समस्याओं या जीवन में जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको किस तरह से करना है, उसके लिए ट्रेंड करना, ये भी उनको मुख्य धारा में जोड़ना, समाज के मुख्य धारा से जोड़ना और समाज में रहने के लिए उनको तैयार करना भी जो है समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है। शारीरिक रूप से विकृत बच्चे बालकों की शिक्षण समस्या जो संबंधी समस्याएं होती हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करना और आवश्यकता पड़ने पर जो सामूहिक रूप से स्कूल स्तर पर, समाज स्तर पर, संगठन स्तर पर जो कार्य किए जा सकते हैं उनको आगे बढ़ चढ़कर उनका क्रियान्वयन करना भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। परिवार, विद्यालय, समाज स्तर पर लोगों में विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करना। जैसे कि लोग सोचते हैं कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं या शारीरिक रूप से जो विशिष्ट बच्चे होते हैं शायद वो किसी के काम नहीं आ सकते, वो माता पिता और समाज पर बोझ है। इस प्रकार की जो नकारात्मक सोच है, इस प्रकार की जो गलत भावना और दृष्टिकोण लोगों के मन में है, इस बात को दूर करना भी जो है कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य। तो लोगों में सकारात्मक बदलाव है, सामाजिक स्तर पर बदलाव है। माता पिता अपने बच्चों को बोझ ना समझकर एक विशिष्ट बालक समझे और अपना पूरा प्रयास करें ताकि इन बच्चों को भी हम मुख्य रूप से जो है वही शिक्षा उपलब्ध कर पाएँ, उस तरह से तैयार कर पाएँ कि वो किसी पर बोझ ना बने। तो इस प्रकार के प्रयासों को करने के लिए कोई एक व्यक्ति, कोई सरकार या कोई संस्था जिम्मेदार नहीं हो सकती, बल्कि इसमें आपको जो है हर एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि स्कूल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, संगठनों द्वारा, गैर सरकारी संगठनों द्वारा, विद्यालय स्तर पर, स्कूल कॉलेज में नुक्कड़ नाटक के माध्यम, फिल्म के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। और ये जो प्रयास हैं यही कहीं ना कहीं सामाजिक जो समावेशन की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है, समावेशन की प्रक्रिया को सकारात्मक दिशा देती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि समावेशन जो होती है, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसकी आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या आवश्यकता है। आइए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता पश्चाती के बाद अगर हम लोग बात करें, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे शिक्षण प्रणाली में बहुत सारे बदलाव आए हैं, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है, काफ़ी सारे स्कूल और कॉलेजेस का निर्माण किया गया, ज़िले ज़िले में स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यदि हम बात करते हैं शिक्षा प्रणाली की उपलब्धियों की, तो हम ये देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। विकास तो हुआ है पर उतना संतोषजनक परिणाम हमें नहीं मिला है जितना कि हम प्राप्त करना चाहते थे। अगर हम बात करते हैं विश्व स्तर पर, तो आज भारत चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। तो भारत में लगभग अगर हम लोग देखें फैक्ट्स के अनुसार में, एक मिनट, अगर हम फैक्चुअल बात करते हैं तो भारत में लगभग 10 लाख विद्यालय में 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का कार्य जो है 55 लाख शिक्षकों द्वारा किया जाता है। कुछ फैक्ट्स भी हम लोग को बीच बीच में ध्यान रखने चाहिए। तो देखते हैं 85% यहाँ पर देखेंगे, माफ़ करिएगा,
85% रिहायशी इलाकों में 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय है और 75% रिहायशी इलाकों में 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय। देखिए ये कुछ आंकड़े हो सकता है आपको थोड़े इंटरेस्टिंग ना लगे, मगर अगर आप अपने बात को, अपने पक्ष को आंकड़ों के साथ में, स्टैटिस्टिक्स के साथ में रखते हैं तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और ऐसे भी आपको एक शिक्षक के रूप में इन सारी चीज़ों को आपको पता रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथ ही अगर सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण, देखिए जो सार्वभौमिकरण होता है मतलब कि हर एक स्थान पर शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो, ये होता है सार्वभौमिकरण। तो साथ ही जो सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की हैं, इन सब के अच्छे लाभ मिल पाए, ये सारी चीज़ें अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई हैं, ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं हो पाई हैं। इतनी सारी योजनाएं चलाए जाने के बाद भी जो है सबको शिक्षा मिल पाए, इस बात को हम सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। तो आप देखेंगे वर्तमान में भी लाखों बच्चे शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे नहीं जुड़ पाए हैं। आज भी हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए साधन उपयुक्त नहीं दिखते। आज भी अगर हम देखें तो ध्यान से देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के बच्चे, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, विभिन्न ज्ञानेंद्रिय वाले, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक विशिष्टता वाले, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक विकलांगता वाले जो बच्चे, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के जो सुविधाएं होनी चाहिए विद्यालय में, शायद वो भी नहीं है। तो इस तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराना, इस तरह की सुविधाएं सुनिश्चित करना, इस तरह की सुविधाओं को यूज़ करना, बच्चों को इसके इस्तेमाल के लिए ट्रेंड करने के लिए भी जो ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं हमें करने की आवश्यकता है। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए समावेशी शिक्षा प्रणाली देश में आवश्यक है, क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करता है तथा अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का प्रयास भी करता है। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, यहाँ पे रखेंगे बालक, और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग होते हैं, फिर भी समावेशी शिक्षा सबको एक साथ विकसित करने का काम करती है। तो ये एक प्रमुख आवश्यकता है जिसके लिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। समावेशन की सहायता से प्रत्येक बालक, चाहे वो सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाला, प्रत्येक बालक का स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए जो वो प्रेरित होता है, मतलब बच्चा चाहे कैसा भी हो। समावेशी शिक्षा प्रणाली ही कुछ ऐसी होती है, शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को इस प्रकार से सकारात्मक मनोबल बढ़ाया जाता है, इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है कि हर एक बच्चा जो है विद्यालय आना चाहता है, सीखना चाहता है और वो सामान्य बच्चों की तरह ही अपने आप को विकसित भी करना चाहता है। बालकों के सीखने के तौर तरीके में विविधताएं होती है। देखिए ये आवश्यकता की बात कर रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि हर एक बालक के सीखने के तौर तरीके में अलग होता है। कोई बच्चा पढ़कर ज़्यादा सीखता है, कोई बच्चा कहानियाँ देखकर सीखता है, तो कोई वीडियो देखता है, किसी को जो है टीचिंग एड्स के माध्यम से, तो कोई एनिमेशन से, तो मतलब हर एक बच्चा। इसी तरह हो सकता है कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग हो तो उसके भी सीखने की आवश्यकता अलग होगी। अब जो देख नहीं पाता ठीक से, शायद वो ब्रेल लिपि से ही पढ़ पाएगा। जो ऊँचा सुनता है उसे कान के डिवाइस की ज़रूरत होगी। जो ठीक से चल नहीं पाता वो या पीछे से देख नहीं पाता है, मतलब उसकी देखने की दृष्टि कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं उसे क्लास में आगे बैठाना पड़ेगा। जो स्लो लर्नर है उनको उनकी गति से सिखाना पड़ेगा। तो हर एक बच्चे की अपनी अपनी आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करना ताकि हर एक बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ पाए, हर एक बच्चे को सामान्य बच्चे की तरह शिक्षा के अवसर मिल पाएँ, वो सुविधाएं मिल पाएँ जो एक सामान्य बच्चे को शिक्षित होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिलनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए ही हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। बच्चों की शारीरिक अक्षमता के कारण बच्चों में जो हीन भावना उत्पन्न होती है कि यार मेरे शरीर ठीक नहीं है, मैं मानसिक रूप से मध्यम हूँ, मैं तो सर पे बोझ हूँ, इस तरह की जो बोझ होती है, इस तरह की जो भावनाएं होती है, इसको कम करने में भी जो है समावेशी शिक्षा एक प्रमुख साधन है। तो ये हमको यहाँ पर ध्यान है। समावेशन के माध्यम से सामाजिक सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाया जा सकता है। शारीरिक अक्षमता के कारण जो समाज में भेदभाव देखने को मिलता है उससे दूर करने में भी काफ़ी हद तक समावेशी शिक्षा जो है मदद करती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चे भी इस बात को समझ पाते हैं कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से मंद बच्चे या बहुत ही मेधावी बच्चे, वो भी हमारे ही समाज का हिस्सा है, वो हमसे थोड़े भिन्न है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनको जीने की आज़ादी नहीं या उनको शिक्षा की आज़ादी नहीं, वो सिर्फ हमसे थोड़े भिन्न है, उनको भी जीवन का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें।
तो इस बात को समझने में कहीं न कहीं स्कूल स्तर पर जब समावेशी शिक्षा की प्रणाली से हम लोग सीखते हैं, तो हमें ये आगे चलकर जब हम मुख्य धारा में समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वयस्क बन जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं ये काफ़ी मदद करती है। समावेशी शिक्षा बड़ी आवश्यकता है, इस बात से भी हम समझ सकते हैं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होती है कि सबको सम्मानपूर्वक अपना जीवन जीने और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनने के लिए जो शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, वो समावेशी शिक्षा के माध्यम से देना संभव हो पाता है। तो ये कुछ जो कारण हैं आप देख सकते हैं, ये जो कारण है ये है समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं को समझने में हमें मदद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अगले वीडियो में हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है।